हेलो फ्रेंड्स, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको बिहार बोर्ड से मैट्रिक का सेंटर परीक्षा में सम्मिलित होने वाला है कल यानी 20 नवंबर को, तो आप लोग को मालूम होगा कि आपका फर्स्ट सिटिंग में साइंस का एग्जाम है। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 सेंटर एग्जाम के लिए ये स्पेशल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग आपके साइंस में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का हर एक चैप्टर का हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं जो आज तक बिहार बोर्ड द्वारा क्वेश्चन बैंक यानी PYQ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा साइंस सब्जेक्ट में। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के सभी चैप्टर्स का, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स का और बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करने वाला है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलता रहे। कहीं भी कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। हम फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिना समय गए शुरू करते हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 के बारे में, जो कि है आप लोग का प्रकाश का परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में आप लोग को मेनली प्रकाश के बारे में पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको शैडो के बारे में पढ़ना होगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ना होगा। यही सारा चीज़ है। तो चलिए हम लोग बिना समय का वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने किसी भी स्थिति पर रखी हुई किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण कौन सा है। मतलब कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें किसी भी दूरी पे हम लोग वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आपको सीधा प्राप्त होगा। यह क्वेश्चन 2020 में आप लोग से पूछा गया है। तो आप लोग को मालूम होगा कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसके अलावा समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों में हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए समतल तो होगा ही, उसके साथ ही साथ ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तल दर्पण भी होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है या तो समतल या तो उत्तल सही होगा। आपको हम बता दें, आप केवल वीडियो को शांति से देखते रहिए, उतारने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप लोग कभी भी उतारने का, लिखने का कोशिश मत करिएगा। आप वीडियो देखते रहिएगा। यदि आप पढ़े होंगे तो खुद ब खुद माइंड रिफ्रेश आपका हो जाएगा और आप लोग को याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 17 और 20 में पूछा गया है कि प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है। तो आपको मालूम होगा कि प्रकाश की किरणें स्ट्रेट गमन करती हैं, यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। आपका साइंस, पूरे साइंस सब्जेक्ट का सबसे आसान क्वेश्चन बोले तो कम नहीं होगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 ठे नियम आप लोग को मालूम होगा। क्या क्या नियम है? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर स्थित होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण, मतलब प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो ध्वनि तरंग तो है ही नहीं, पराबैंगनी भी किरण नहीं है। पराबैंगनी किरण तो सूर्य से निकलता है, और ध्वनि तरंग तो किसी में चीज़ में जब ध्वनि हम लोग उत्पन्न करते हैं तब निकलता है। तो प्रकाश जो तरंग है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। यदि आप नहीं जानते होंगे तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये वाला चौथा नंबर क्वेश्चन था। अगला हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग, माफ़ करिएगा वही क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो समतल दर्पण के बारे में हमने जस्ट आपको बताया कि समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, इन दोनों द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 7वां है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। देखिए, आपको मालूम होगा कि आपतित अभिसारी किसको कहते हैं और अपसारी किसे कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज मतलब कि जब किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, और वहीं जब किरणें एक बिंदु से निकलती हैं तो उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करा कि समतल दर्पण पे जब अभिसारी किरण पुंज पड़ता है तो निकलने वाला क्या होगा। अभिसारी किरण पुंज में आप लोग को बता दें हम कि जब समतल दर्पण पे अभिसारी किरण पुंज पड़ता है तो वह अभिसारी ही अब निकलता है, मतलब कि अभिसारी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक, आपको हमने जस्ट बता दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है। तो देखिए, आवर्धन या विशालन आप लोग पढ़े होंगे शायद। आवर्धन होता है U/V, आवर्धन का फॉर्मूला होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जब भी आवर्धन बनेगा पॉजिटिव में 1 बनेगा, निगेटिव में नहीं बनता है, पॉजिटिव में बनता है +1।
ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है यानी इन्फिनाइट होती है। फिर 11वां नंबर क्वेश्चन कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा भी बने, वास्तविक भी बने और समान आकार का बने। तो आप लोग को मालूम होगा कि जो हमारा वक्रता केंद्र होता है, जो सी होता है, वहाँ पे जब हम लोग कोई भी वस्तु रखते हैं अवतल दर्पण पे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, वास्तविक भी बनता है और समान आकार का बनता है, यानी प्रतिबिंब के आकार, माफ़ करिएगा, वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा कभी भी प्रतिबिंब बनेगा तो छोटा बनेगा और छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। तो काल्पनिक तो यहाँ पे दे दिया, और सीधा और हासित, हासित का मतलब होता है माफ़ करिएगा, हासित का मतलब होता है छोटा। तो सीधा और हासित बनता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यह वाला चीज़ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, आवर्धित और हासित लिखा जाता है। तो हासित का मतलब आप लोग को याद रखना है छोटा बनेगा, और आवर्धित मतलब होता है बड़ा। तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा छोटा बनता है और सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। फिर है 13 नंबर के दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f दर्पण सूत्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हम लोग का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के दाढ़ी बनाने में कौन सा उपयुक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का 2011 में पूछा है, 15 में पूछा है, 16 में पूछा है और 21 में भी पूछा है। तो दर्पण बनाने में आप लोग को मालूम होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना करके देता है। नेक्स्ट है किसी कार में अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। अग्रदीप मतलब कि हेडलाइट। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह किरणों को ज़्यादा फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी दर्पण का उपयोग पक्षदीप दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, क्यों, माफ़ करिएगा, किस दर्पण का उपयोग पक्षदीप दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी कि पीछे देखने में किसका उपयोग करते हैं। तो पीछे देखने में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो साइड मिरर हमारा होता है गाड़ियों में, मेनली कार में आप लोग देखे होंगे या फिर बाइक में देखे होंगे, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण बहुत सारे बड़े फ्रेम को छोटे से आईना में दिखा देता है, ताकि पीछे से बहुत सारा भी गाड़ी आएगा तो आपको इतनी सुन आईना में, छोटा सा आईना में दिख जाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। उसके बाद नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो आपको मालूम हो कि जो कार्तीय परिपाटी होता है हमारा, यानी इस प्रकार का जो बना रहता है, इसमें इस साइड माइनस रहता है और इस साइड पॉजिटिव रहता है। तो हम लोग कोई भी वस्तु रखते हैं, बिंब का मतलब वस्तुएं होता है, तो वस्तु हमेशा इस साइड रखते हैं हम लोग। तो इस साइड क्या होता है, तो इस साइड निगेटिव होता है, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा ऋणात्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्पण का की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो दर्पण की जब फोकस दूरी धनात्मक के बारे में पूछा जाएगा तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत को बड़ा प्रतिबिंब बनाने में करते हैं। तो आपको मालूम हो कि जो अवतल होता है यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और जो उत्तल होता है यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया कि दांतों को बड़ा बनाने के लिए किया जाता है, तो बड़ा हमेशा अवतल दर्पण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ताओं को क्या मापने की जरूरत है। तो आप लोग को क्या मिल जाएगा कि आप लोग किसी भी दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर लीजिएगा। तो देखिए फोकस दूरी ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है, वो यानी 1/f का क्या फार्मूला होता है, 1/v + 1/u। ये v भी हम लोग को चाहिए, u भी चाहिए। v का मतलब होता है कि वस्तु की दूरी, और u का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो वस्तु पर दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी भी चाहिए हम लोग को, और दर्पण और बीम के बीच की भी दूरी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का रेखा का व्यास क्या कहलाता है। मतलब जो गोलीय दर्पण होता है हमारा, इसका जो व्यास होता है, ये जो बाहरी भाग होता है, इसका व्यास क्या कहलाता है। तो इसका व्यास द्वारक कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता 32 है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया गया है आप लोग को, 32। तो इसका आधा कर दीजिए तो 16 हो जाएगा। लेकिन उत्तल दर्पण का बात कर रहा है तो उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि +16। यहीं अवतल दर्पण दिया रहता तो -16 होता।
लेकिन यहाँ उत्तल दर्पण दिया है तो प्लस का 16 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग। तो हजामत बनाने के लिए अभी हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किससे प्राप्त होता है। तो माफ करिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और उल्टा कौन सा होता है, तो उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। नेक्स्ट देखिए, हम अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम चाहे तो जब बहुत एक्सप्लेन करके आप लोग को बता सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में हम चाहे तो 7-8 वो क्वेश्चन आपको बता सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कितना बड़ा पीडीएफ है, यह 400-500 पेज का है, तो उतना हम बताने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को, शॉर्ट में आप लोगों को केवल एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। तो कहाँ पे हम लोग थे, दंत विशेषज्ञ वाला हो गया था और ये भी हो गया था, यहाँ से हम लोग, हाँ, गोलीय दर्पण की फोकसता अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का क्या संबंध होता है। तो F बराबर R/2 फार्मूला होता है, तो इस 2 को इधर भेजेंगे हम लोग तो 2F बराबर R हो जाता है फार्मूला। तो 2F बराबर R, यह वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा और बड़ा है पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो अवतल दर्पण में हम लोग कहाँ पे रखेंगे कि आभासी मिले। तो अवतल दर्पण में केवल और केवल एक ही स्थान है जब आभासी बनता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जब हम लोग मुख्य फोकस के और दर्पण के ध्रुव के बीच में वस्तु रखते हैं, तब जाकर के आप लोग को आभासी प्रतिबिंब मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। किस दर्पण में हमेशा दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पे दूर की वस्तु जो लिखा है ये आपको कंफ्यूज करने को लिखा गया है, यहाँ समतल दर्पण या उत्तल दर्पण ही इसका हमेशा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण छोटा, बड़ा, समान आकार सभी प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह प्रपाती के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि अवतल दर्पण को ऋणात्मक माना जाता है यानी नेगेटिव, और उत्तल दर्पण को पॉजिटिव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए। तो अभी जस्ट बताया था हमने, जो फोकस होता है, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में आप लोग जब वस्तु रखिएगा तभी जाकर के आप लोगों को काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोग को खाली इस चिन्ह पे ध्यान देना है। जब पॉजिटिव रहेगा तो उत्तल होगा, जब निगेटिव रहेगा तो अवतल होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये प्लस में 20 है, इसीलिए उत्तल दर्पण हो जाएगा। जब माइनस में रहता तो उस स्थिति में अवतल दर्पण हो जाता। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। दर्पण का सूत्र हमने आपको बता दिया, 1/F बराबर 1/U V प्लस 1/U। फिर निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो देखिए, जब पूछेगा कि मिल सकता है तो समतल में तो मिलता ही है, हमेशा मिलता है, उत्तल में भी हमेशा मिलता है, लेकिन एक स्थिति में अवतल में भी मिलता है, जो कि हमने आपको बताया, जब P और F के बीच में रहेगा, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा, तब अवतल में भी मिल सकता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। इस प्रकार से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद हमारा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसको भी फटाक से ख़त्म करते हैं हम लोग कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकाश की चाल, और उसके अपेक्षा बाकी सब में कम रहता है। तो वायु में पूछ रहा है तो वायु में भी कम ही रहेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में अलग होगा, वायु में अलग होगा, कांच में अलग होगा, सब माध्यम में अलग अलग होता है। तालाब का जल कम गहरा क्यों दिखाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश का जल कम गहरा दिखता है। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी कि मात्रक विहीन हो जाएगा। नेक्स्ट है 5, लेंस की मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है। तो एक F1 होता है और एक होता है हमारा F2, यानी लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 कि आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो m बराबर होता है V/U, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी
माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो म्यू का मान होता है हमारा साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, मतलब किसमें अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है जो कि सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस जो होता है अभिसारी लेंस होता है, अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। इसी के उल्टा हम लोग जब बात करेंगे तो अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है और उत्तल दर्पण अपसारी होता है, मतलब लेंस में उल्टा हो जाता है और दर्पण में उल्टा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक कहते हैं? लेंस की क्षमता का मतलब डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है? तो लेंस की बात करें या दर्पण की बात करें, उत्तल हमेशा पॉजिटिव रहेगा और अवतल हमेशा निगेटिव रहेगा। उसके बाद है हमारा निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो सबसे अधिक तो वैसे निर्वात में होता है, लेकिन उसके बाद निर्वात तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो निर्वात के बाद हवा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सब कोच को के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना आप सही मानेंगे? तो देखिए सब कोच का जब छोटा अक्षर पढ़ने की बात करेगा, छोटा को बड़ा करने के लिए, और चूंकि ये निकट का बात कर रहा है तो वैसी स्थिति में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे और 5 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर होता है, जो कि यहाँ ऑप्शन में कहीं नहीं दिया, तो इनमें से कोई नहीं मार लीजिएगा आप। वैसे यहाँ पे देना चाहिए, कुछ मिस प्रिंट हुआ है, आप डी मार सकते हैं यदि कहीं नहीं दिया होगा तो। ऑप्शन नंबर फिर है 15 नंबर की, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो जब इसकी फोकस दूरी कितनी बताई जा रही है 20, तो जो उत्तल लेंस की जो क्षमता निकालने का फॉर्मूला होता है 1/f मीटर, लेकिन यहाँ कह रहा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर। तो अब f का मान कितना गया है 100 के अपॉन में f का मान 20 दिया है, तो 20×5 100 हो जाएगा, यानी कि +5 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। प्लस इसलिए लगा है क्योंकि उत्तल लेंस की बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिट्टी इसका राइट हो जाएगा आंसर, क्योंकि जल से भी लेंस बनाया जा सकता है। प्लास्टिक में जब आप पानी भर दीजिएगा तो वह लेंस के रूप में काम करेगा, और कांच से तो लेंस बनता ही है, अब प्लास्टिक से भी लेंस बनने लगा है, लेकिन मिट्टी से कभी भी लेंस नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ये आप ही लोग बता दीजिएगा, हम नहीं बताएंगे। फिर है किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ काल्पनिक के बारे में बात कर रहा है और लेंस का बात कर रहा है, तो वैसी स्थिति में अवतल लगाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। +a एम्पियर का मान क्या होता है? तो +a एम्पियर का मान होता है 10⁻−10 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि बीच में मोटा हो जाता है और किनारों में पतला होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस पर कहाँ रखा जाए? तो आपको मालूम होगा कि जब हम लोग उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या पर यानी सी पे रखेंगे वस्तु को, तो उसका जो आकार है समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। उसके बाद उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए कहाँ वस्तु को रखना पड़ता है? तो उत्तल लेंस में एक ही स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जब हम लोग लेंस के और फोकस दूरी के बीच में रखते हैं वस्तु को, तब जाकर के बनता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कांच की पट्टिका नहीं बना सकती है और अवतल लेंस भी नहीं बना सकती है, तो उत्तल लेंस इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें को लेंस पर अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको मालूम हो कि जब किरणें लेंस पे आती हैं और मिल करके जिस बिंदु पर एक ही बिंदु पर फोकसित होती हैं, इस बिंदु को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि एफ से डिनोट करते हैं इसको, तो फोकस हो जाएगा, यानी कि बी हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर फोटोग्राफी में कैमरा का भी दृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस संभवतः क्या है। तो कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो जब लेंस का और दर्पण दोनों का फोकस दूरी समान दे रहा है तो वास्तविक स्थिति में दोनों अवतल लेंस होगा, अलग अलग दोनों नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है। तो सबसे अधिक होती है निर्वात में, उससे थोड़ा कम वायु में होता है और उससे थोड़ा कम जल में होता है। तो सबसे कम कांच में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि एक पारदर्शक गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो कह रहा है कि बाहर से चौड़ा ज़्यादा है और अंदर से थोड़ा कम है, तो वैसी स्थिति में यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने वाला, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन का नियम, यह हम नहीं बताएंगे। फिर है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो जो हमने म्यू आपको बताया था साइन आई अपॉन में साइन आर, म्यू का जो मान बताया था वही अपवर्तनांक का मान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर। लेंस की क्षमता का मात्रक हमने आपको बता दिया, डायोप्टर होता है। उसके बाद है अवतल लेंस का आवर्धन होता है। देखिए अवतल लेंस का पूछे या उत्तल लेंस का पूछे, V/U ही आप लोग को मारना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक आपको बता दिया हमने 2.42 होता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ऊपर जस्ट हमने आपको बताया, अब अभिसारी लेंस बोलेगा तो उत्तल लेंस होगा और अपसारी लेंस बोलेगा तो अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, यानी अभिलंब की बगल में आएगा, अभिलंब से और सटेगा, यानी अभिलंब की ओर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस सदैव धनात्मक रहेगा। नेक्स्ट है हमारा चीन की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है। धनात्मक हमारा उत्तल लेंस का भी होता है और उत्तर दर्पण का भी होता है, ऊपर हमने आपको बताया था, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है सघन माध्यम से जाती हुई गमन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो देखिए जब हमने आपको बताया कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर आता है, ठीक, अभिलंब के पास आता है। अभिलंब के पास आएगा तो हमारा जो आपतित किरण होगा, आपतन कोण होगा, वह परावर्तन कोण से बड़ा होगा। आपतन कोण क्या होगा हमारा, देखिए आपतन कोण हमारा बड़ा होगा परावर्तन कोण से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्यों होगा कि हमने आपको बताया आपतन कोण बड़ा रहेगा और अपवर्तन कोण छोटा रहेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चीन परिपाटी की सभी दूरियां मापी जाती हैं, तो ध्रुव से यानी पोल से नापी जाती है, पी से नापी जाती है। नेक्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 2 यानी प्रकाश का अपवर्तन। अब है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आँख के बारे में आपको पढ़ना है, इंद्रधनुष के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या है क्वेश्चन कि मानव नेत्र की दृष्टि की स्थायित्व क्या होता है। तो मानव नेत्र की दृष्टि की स्थायित्व होता है 1 के पावर -16 सेकेंड, जिसको हम लोग बट्टे के रूप में लिखें तो 1/16 सेकेंड हो जाएगा। मतलब कि 1/16 सेकेंड तक में आप लोग जब बंद करके खोलते हैं आँख तो पिछला दृश्य आपके आँख में बना रहता है। फिर है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो रेटिना पे बनता है। ये बच्चा वाला सवाल है। नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है। तो नेत्र के सबसे बाहरी भाग में क्या है। तो नेत्र के सबसे बाहरी भाग में कॉर्निया होता है। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से ही अधिकांश का अपवर्तन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो आइरिस करता है, यानी परितारिका करता है। पांचवा है कि आँख का व्यवहार कैसा है। तो आँख हम इस प्रकार का होता है हमारा, यानी कि उत्तल लेंस की तरह। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि मानव नेत्र किस प्रकार के लेंस में पाया जाता है। तो उत्तल लेंस अभी जस्ट आपको बताया हमने। नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु क्या होती है। दूर बिंदु हमेशा अनंत होगा और निकट बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर से पास आप अपने आँख के पास कुछ भी रखिएगा तो आपको साफ साफ नहीं दिखेगा।
उसके बाद है कि समान दृष्टि से वयस्क की सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है। तो अभी जस्ट बताया हमने आपको कि 25 सेंटीमीटर के पास आप कुछ भी रखिएगा, अपने आँख के कुछ भी पास रखिएगा 25 सेंटीमीटर के, तो वह चीज़ आपको ढंग से नहीं दिखेगा। अब ये आप हमको ज़रूरी पता है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा घर में, तो आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। अपना बुक या कोई भी न्यूज़पेपर लेके पढ़िएगा आप, तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास ठेकाइएगा तो आपको ढंग से समझ में नहीं आए, दिखेगा लेकिन ढंग से समझ में नहीं आएगा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो क्योंकि यह उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, माफ़ करिएगा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे किस लेंस के व्यवहार होता है। तो अभी आपको बताया नहीं, निकट दृष्टि दोष, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है। निकट का जब आप लोग संधि विच्छेद करिएगा तो किस प्रकार से होगा, ये हो जाएगा न प्लस ई प्लस क प्लस ट प्लस अ। तो देखिए इसका संधि विच्छेद करने पर लास्ट में अ आ रहा है, तो अ का मतलब होता है अवतल दर्पण। यह एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप लोग याद कर लेंगे। जब निकट दृष्टि दोष का बात करेगा तब अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग, माफ़ करिएगा अवतल लेंस का उपयोग करेंगे उसको दूर करने में। फिर हमारा किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष में करेगा, दीर्घ या दूर। तो देखिए दूर का आप लोग संधि विच्छेद करिए, दूर का संधि विच्छेद होगा द प्लस उ प्लस र प्लस अ। अब आप कहिए कि इसमें भी तो लास्ट में अ आ रहा है लेकिन बीच में इसका उ आ रहा है ना भैया, तो इस उ से आप लोग समझ लीजिएगा कि उत्तल लेंस होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बनी द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधन किया जाता है। तो जब जो बुजुर्ग आदमी होंगे उनका आप लोग चश्मा देखिएगा तो उनका चश्मा का बनावट कुछ इस प्रकार से होगा, लेंस उसका नीचे का अलग होगा, उसमें नीचे अवतल लेंस भी रहता है और ऊपर उत्तल लेंस भी रहता है, यानी दोनों तरह का लेंस से मिल करके वह बना होता है। तो वह उसका उस जो बुजुर्ग आदमी होता है उनके निवारण में किया जाता है और इस दोष को हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, जो निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पा रहा है तो उसको दूर दृष्टि दोष हो गया है। उसके बाद चौथा, दूर दृष्टि दोष को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो दूर दृष्टि दोष वाले वस्तुओं क्या नहीं साफ साफ देख पाते हैं, तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुएं नहीं देखेगा, निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट की वस्तुएं नहीं देखेगा। फिर है एक प्रिज्म में कितनी सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि दृश्य प्रकाश में किसी वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का होता है। नेक्स्ट हमारा है कि किसी रंग का विचलन न्यूनतम होता है, विचलन आप लोग से पूछेगा किस रंग का सबसे कम होता है, तो लाल आप लोग को बताना है। और सबसे अधिक पूछेगा तो देखिए यहाँ पे नीला और बैगनी दोनों ऑप्शन में दिया है, लेकिन जब विचलन अधिक पूछेगा तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा आप लोग को। अगर दोनों दे भी देता है तब भी आप लोग को नीला मारना है, क्योंकि नीला मेन होता है। चाहे तो जब नीला नहीं दिया रहे तो वैसी स्थिति में आप लोग बैगनी भी मार सकते हैं। नेक्स्ट है कि श्वेत रंग कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो 7 रंगों का मिश्रण होता है, हमको पढ़ा है बचपन से। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग होता है, जो कि इस प्रकार का प्रिज्म होता है। इसमें हम लोग कोई भी रंग डालते हैं तो वह 7 प्रकार के रंग से, मतलब श्वेत प्रकाश को 7 रंग में विभक्त कर देता है। नेक्स्ट है कि स्पेक्ट्रम किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो झुकाव सबसे अधिक बैगनी का होगा, सबसे कम होगा लाल का। तरंगदैर्घ्य, झुकाव और विचलन, यह 3 टॉपिक आप लोग याद रखिएगा। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और सेंटर एग्जाम में भी पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, तो प्रकाश का प्राथमिक 3 वर्ण होते हैं, लाल, पीला, लाल, नीला और हरा, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कौन उपयोग करता है, तो प्रिज्म उपयोग करता है, हमने आपको बताया अभी प्रिज्म उत्पन्न करना है। आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है, तो आकाश में सबसे ज़्यादा नीला रंग परिकिरणन करता है, इसलिए आकाश का रंग नीला होता है, तो यह परिकिरणन के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 380 नैनोमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तारों का टिप्पणी में आना वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। फिर प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक उदय के लगभग 2 मिनट पूरी ही दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही यह घटना होता है। तारों का टिमटिमाना, हमने आपको बताया प्रकाश का अपवर्तन। वायु में कौन सा वर्ण सबसे अधिक प्रकीर्णित करता है, तो देखिए हमने जैसा कि आपको बताया नीला दिया रहेगा या फिर बैगनी दिया रहेगा, तो नीला दिया है तो नीला मारना है, बैगनी दिया रहेगा
तो बैगनी मारना है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का सबसे अधिक प्रखरता से प्रकीर्णन करते हैं? तो नीला रंग का ही प्रकीर्णन करते हैं, तभी जाकर के हमारे को आसमान जो है नीला दिखाई देता है। फिर है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो लाल का है, हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखता है? तो आकाश काला दिखता है, क्योंकि आकाश में कोई भी अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए काला दिखता है अंतरिक्ष। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों को प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो जब किसी जैसे बालू और पानी को हम लोग मिला देंगे आपस में और जब टॉर्च बारेंगे तो उसका जो रोशनी है हल्का फुल्का हम लोग को बाहर दिखेगा, तो इस प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो लाल का होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। फिर है किसी अंतरिक्ष यात्रियों का, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इस प्रकार से हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया। देखिए अभी आपको हम बताएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछेगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो अभी वीडियो छोड़ करके आप लोग को नहीं जाना है, बने रहना है वीडियो में। चैप्टर 4 आप लोग का है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे अच्छा खासा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवश्यक आवेश होते हैं? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब आवेश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, तो आवेश का ऐसी मात्रक कूलम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक माइक्रो एम्पियर में तुल्य कितनी धारा होती है? तो माइक्रो एम्पियर में 110⁻⁻6 एम्पियर होता है। देखिए 3 चीज़ यहाँ से आप लोग को पूछेगा, मिली, माइक्रो, नैनो। तो मिली पूछेगा तो 10⁻³ माइक्रो पूछेगा तो 10⁻⁻6 और नैनो पूछेगा तो 10⁻⁻9 एम्पियर होता है। तो यहाँ पे -6 तो कहीं नहीं दिया ऑप्शन में, ऑप्शन गलत दिया गया है आप लोग को। जब माइक्रो पूछेगा तो आप लोग को 10⁻6 एम्पियर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि धारा को मापने के लिए, तो धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट की क्वेश्चन है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा मिलती है? तो डिश धारा मिलती है हमारे को, डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट है कि आमीटर को विद्युत परिपथ से कैसा जोड़ा जाता है? तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि सीरीज वाइज जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उपकरण में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली जो होता है आप लोग देखे होंगे इस प्रकार का जो बना रहता है, कुछ में लपेटा, उसमें पॉजिटिव निगेटिव से कुछ मतलब नहीं रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रभावित हो रहा है, तो धारा का मान क्या होगा? तो 1 मिनट में 120 कूलम्ब का रहा है, यानी कि 60 सेकेंड से हम लोग 120 को भागा देते हैं तो 2 एम्पियर धारा यहाँ से प्रभावित हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 कूलम्ब विद्युत आवेश में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉन का हम लोग कूलम्ब बताया था कि कितना आवेश होता है, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है तो 6.25 इंटू 10⁻18 होता है, आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? तो यही तो विद्युत धारा का फॉर्मूला है कि आवेशों के प्रवाह को दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है और विभव का भी ऐसे ही मात्रक वोल्ट ही होता है। नेक्स्ट है किसी वोल्ट मीटर के स्केल में 0 वोल्ट से लेकर के 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापन क्या होता है? तो 0.25 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाली युक्ति को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट बराबर होता है जूल बटे में कूलम्ब, J/C इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो 2 कूलम्ब आवेश का है तो 12 से 2 को गुना कर दीजिए तो 24 जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि V बराबर क्या होता है? तो V बराबर हमने बताया J/C होता है, यानी कि जूल अपॉन कूलम्ब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बटे हम लोग बताया कि V बराबर J/C होता है, तो यहाँ पे जूल का मान पूछ रहा है, तो जब हम लोग C को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा J बराबर V इंटू C, यानी जूल बराबर वोल्ट गुने कूलम्ब, जूल बराबर वोल्ट गुने कूलम्ब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ, ओम का नियम है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का
फिजिक्स में 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का नियम जो है वो वाला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग का ये जो V बराबर आई आर है यानी ओम का नियम है, यह भी 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिएस्टेट का क्या उपयोग होता है। तो किसी भी धारा का जो परिणाम होता है उसमें वृद्धि करता है या फिर कमी करने का काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है V बराबर आई आर, नहीं ओम का नियम का सूत्र होता है V बराबर आई आर, और इसी से हम लोग R का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब I जो गुना में है इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन आई, R बराबर V अपॉन आई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यहाँ पर, R बराबर V अपॉन आई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक के छोरों के विभवांतर V और R प्रतिरोध में के बीच क्या संबंध है। तो आपको हमने बताया कि R बराबर V अपॉन आई करिए, या फिर V बराबर आई आर कहिए, या फिर R बराबर आई अपॉन V कहिए, तीनों एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी विद्युत हीटर में कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55.2 और 220 वोल्ट के स्रोत से पाई विद्युत धारा लेगा तो उसका क्या मान होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे मेरे पास पूरा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर हम नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। चांदी सबसे बेस्ट सुचालक है, यानी इसमें करंट बहुत फास्ट फ्लो करता है। नेक्स्ट है आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो बहुत छोटा होता है, छोटा ही नहीं बहुत छोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का जो टंटू होता है वह किससे बना होता है, यानी जो हमारा लाइट होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वह किस चीज़ से बना होता है। तो यह टंगस्टन से पूछा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 13 में पूछा है, 16 में पूछा है, 21 में भी पूछा है, और अभी आपसे पूछ भी लिया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो आपको बताया चांदी सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट है किसी चालक की प्रतिरोधकता का क्या मान होता है। देखिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग चीज़ होता है। प्रतिरोध का पूछेगा तो ओम होगा, लेकिन प्रतिरोधकता पूछेगा तो ओम मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन भी करता है, बहुत सारे लोग ओम मार के आ जाते हैं, जो कि गलत इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध की चालक का प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो उसमें चालक की लंबाई पर बिल्कुल निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर इस पर भी निर्भर करता है, चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है, लेकिन चालक में प्रभावित धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए जब आप लोग कोई भी वायर आप घर में भी उपयोग करिएगा, जब कोई भी तार अगर गर्म हो जाता है तो आप देखिएगा कि वह धीरे धीरे काम करता है। आप चाहे तो अपना सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए, आपके मोबाइल का चार्जर। जब मोबाइल का चार्जर एकदम गर्म होगा तो आपका चार्जिंग स्लो हो जाता है, और चार्जिंग स्लो होने का मतलब कि उसमें प्रतिरोध बढ़ गया है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे ऑप्शन है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर है 1 जूल का मान क्या होता है। तो 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है। तो उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। कैसे काम करता है। तो देखिए आपको मालूम होगा कि फ्यूज का क्या काम होता है कि जब घर में बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाए, जब बहुत ज़्यादा वोल्ट आता है तो उसमें बहुत पतला तार लगा होता है फ्यूज में, वह पतला तार अपने आप गर्म होकर के जल जाता है, और जिस कारण से घर में शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस कम हो जाता है। तो उष्मीय प्रभाव का मतलब कि जब इसमें ऊष्मा बढ़ जाता है, बहुत तेज वोल्टेज आने से इसके तार में ऊष्मा बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये जल के ख़त्म हो जाता है, जिस कारण से फ्यूज घर में शॉर्ट सर्किट का काम करता है, शॉर्ट सर्किट बचाने का काम करता है। ठीक, तो 36 नंबर क्वेश्चन डन हो गया। उसके बाद फिर हमारा 37 नंबर विद्युत हीटर की कुंडली किस चीज़ से बनी होती है। तो देखिए 2 क्वेश्चन आप लोग का पूछेगा। एक तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट पूछेगा तो टंगस्टन से बना होता है, लेकिन जब विद्युत हीटर का कुंडली पूछेगा तो नाइक्रोम से बड़ा होता है। ठीक है, नाइक्रोम किस चीज़ का मिश्रण है यह भी पूछेगा, क्योंकि नाइक्रोम एक उपधातु है या 2 धातुओं से मिलकर बने हैं। एक तो नाइक्रोम एक थे तो आप लोग का क्रोमियम से, एक थे निकेल से। किस चीज़ से। तो निकेल से
निकेल से और प्लस में क्रोमियम से, क्रोमियम से। इसको याद कैसे करिएगा, तो जब आप नाइक्रोम को तोड़ के पढ़िएगा तो ना से निकल हो जाएगा और क्रोम से क्रोमियम हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने का काम प्रतिरोध करता है, क्योंकि जिस चीज़ में प्रतिरोध ज़्यादा बढ़ जाएगा उसमें ऊष्मा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो किलोवाट घंटा, जो कि आप अपने घर में देखे होंगे कि जो मीटर लगा हुआ है बिजली का, उसमें भी जो आपका बिजली आता होगा वह यूनिट में यूनिट में आता होगा। इसी यूनिट को किलोवाट घंटा KWH हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसका व्यापारिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटे यानी यूनिट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है। तो यह भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री में भी आपसे पूछा जाएगा। तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का SI मात्रक, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्रभावित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो इस 2 को 120 से भागा लगा दीजिए तो हमारा आ जाएगा 110 प्रतिरोध, हमारा आज 110 ओम प्रतिरोध। नेक्स्ट हमारा कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा का मतलब 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मतलब कि एक विद्युत धारा में कितने जूल है, कितना शक्ति पे काम करता है पूछ रहा है। तो 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है कि 100 को 250 से भाग देकर देना है। तो जब भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 0 कट जाएगा, 5 की टेबल से 2 बार में 10 जाएगा और 5 की टेबल से 5 बार में 25 जाएगा। अब इस 5 को 2 से हम लोग भाग देंगे तो यह हो जाएगा 0.20 यहाँ पे आएगा, तो 4 बार में यानी 0.4 एम्पियर आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का सेम टू सेम वही क्वेश्चन हमारा है, तो 50 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो देखिए यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग का कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। यहाँ पे शक्ति का मान आप लोग को पूछ रहा है, तो शक्ति यानी माफ करिएगा, शक्ति का मान कौन नहीं निरूपित करता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये वाला तो सही है कि W बराबर VI होता है फॉर्मूला, और W बराबर V²/R भी फॉर्मूला होता है, लेकिन W बराबर IR² नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन W यानी वाट का बराबर होता है। तो W बराबर J/C होता है, यानी जूल अपॉन में कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 1 किलोवाट घंटा क्या किसके बराबर होता है, तो अभी आपको जस्ट बताया हमने कि 1 यूनिट 3.6 × 10⁻6 जूल बराबर होता है। नेक्स्ट किस उपकरण में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं होता है, तो कुंडली आपको बता दिया था। आवेश का तय मतलब कूलॉम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 एम्पियर 1 मीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्प मापन ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग को भागा लगा देना रहता है। तो जब यहाँ पे शून्य दिया रहेगा आप लोग को, तो जो 2 है इससे 20 को भाग लगा देना रहता है। तो जब 20 में हम लोग 2 को भाग लगाएंगे तो 0 पॉइंट बैठाएंगे तो 20 आएगा, तो एक बार में जाएगा 20 के टेबल से एक बार में, यानी कि 0.1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल है जब सेल किसी भी इकाई आवेश पर काम करता है तो उसको कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। मतलब हम लोग कैसे प्रतिरोधकों को जोड़ेंगे कि प्रतिरोधकों का मान बढ़ेगा। तो जब आप लोग श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तब प्रतिरोधक का मान जुड़ता है, मतलब बढ़ता है। तो यहाँ पे प्रपार्श्व क्रम का भी मतलब होता है समांतर क्रम, यानी ऑप्शन नंबर ए बी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें समांतर क्रम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए पे मार देते हैं, लेकिन पार्श्व क्रम का भी मतलब होता ही है समांतर क्रम, इसलिए आप लोग को इनमें से कोई पे नहीं पे मारना है क्योंकि इसका आंसर श्रेणी क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन इसके टॉपिक बहुत ही अच्छे खासे हैं। जनित्र है, मोटर है और
उसके बाद कुंडली है। तो ये सारा जो टॉपिक है इससे एक न एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछता ही है, या तो विद्युत जनित्र का पूछ जाए या तो विद्युत मोटर का पूछे। तो इसको आप लोग को देख लेना है। क्वेश्चन क्या है पहला कि किसी छड़ के चुंबक के भीतर चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या होती है। देखिए ये इस तरह के दो टे क्वेश्चन पूछता है। एक टे पूछता है कि चुंबक के भीतर, तो आपको कुंडली पता होगा, चुंबक का मतलब पता होगा कि एक साइड साउथ होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। तो अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है और बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर आता है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है चुंबक के भीतर, और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर आता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है चुंबक के, क्या यहाँ पे छड़ के अंदर पूछ रहा है, तो चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा, यानी कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है, और यही जब आपसे सामान्य चुंबक पूछेगा तो इस्पात बता दीजिएगा, लेकिन विद्युत चुंबक में नर्म लोहा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर अपेक्षित धन आवेशित कण एक कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रेक्षित हो जाता है, तो चुंबकीय रेख की दिशा क्या होगी। तो कह रहा है कि पश्चिम की ओर था, यानी कि इस साइड में था, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि फिर उसके बाद उत्तर की ओर भाग गया, यानी कि इधर से जा करके इधर चल गया। तो इधर से जा करके इधर गया, यानी कि ऊपर साइड में गया, तो ऊपरी मुखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपको मालूम होगा कि इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम, ठीक। इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण। तो यह क्वेश्चन में क्या रखा रहा है कि पश्चिम की ओर पाक्षिक, यानी कि पश्चिम की ओर आ रहा था कोई कण, यानी कि किधर से, तो इधर से इधर की ओर आ रहा था, ठीक। लेकिन कह रहा है कि उत्तर की ओर फिर बढ़ गया, यानी कि उत्तर ऊपर में हुआ तो इस साइड भाग गया, तो ऊपरी मुखी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आंसर। फिर आप लोग का कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिचारिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे पूछता है, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों का अलग अलग आंसर होता है। कोई कहता है कि सिरों पर मान बढ़ता है और कोई कहता है कि सिरों सभी जगह मान समान होता है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सभी जगह मान समान होता है, कहीं भी बढ़ता घटता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुफ्त गति करने के लिए परिवर्तित नहीं होता है। तो देखिए चार्ज, संवेग और वेग, इन सभी के बारे में आप लोग को इस चैप्टर में दूर दूर तक नहीं पढ़ना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक होता है। तो आप लोग फ्लेमिंग का दक्षिण हाथ का नियम जाने होंगे, जिसमें आप लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लेमिंग का दक्षिण हाथ नियम। और यह भी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लेमिंग का वाम हाथ नियम और दक्षिण हाथ नियम, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। और मैक्सवेल का दक्षिण हाथ नियम जो कि चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने का काम करता है, इसके बारे में भी देख लीजिएगा। मैक्सवेल वाला आसान है और फ्लेमिंग वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि फ्लेमिंग में आप लोग को 3 उंगली के बारे में पढ़ना रहेगा, लेकिन मैक्सवेल में आप लोग को, मैक्सवेल केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। मैक्सवेल कहता है कि जब आप लोग तार को इस प्रकार से पकड़िएगा हाथ में, मुट्ठी में, तो जो तार होगा यह ऊपर पाए बताएगा कि आप लोग का धारा प्रभावित हो रहा है और आसपास में चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब मुट्ठी जो आप लोग का रहेगा वह चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। तो यहाँ पे पूछा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सा बताता है, तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मतलब अंगूठा का नियम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां कि किसी निम्नलिखित में से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कौन करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए चुंबक के बारे में पूछ रहा है और चुंबकीय क्षेत्र तभी उत्पन्न होगा जब केंद्र तार होगा, मतलब तार के आसपास ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय रेखाओं का तार केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्लेमिंग का वाम हस्त के बाएं तथा बाएं हाथ की तर्जनी उंगली क्या संकेत करती है। तो बाएं हाथ की जो तर्जनी उंगली होती है, यानी कि यह वाला उंगली जो होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। उसके अलावा जो अंगूठा हमारा रहता है यह बल की दिशा को निरूपित करता है, और जो हमारा यह वाला उंगली रहता है यानी इंडेक्स फिंगर रहता है, यह विद्युत धारा की दिशा को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्योंकि आप अपने घर में भी देखे होंगे कि मोटर का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग। मोटर में जब आप लोग लाइन देते हैं
तब वह तेज़ी से घूमता है हम लोग को। तो जो तेज़ी से उत्पन्न करने पर जो ऊर्जा निकलती है उसी ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो जनरेटर का काम यह रहता है कि जनरेटर तेज़ी से घूमता है और उसके बदले में हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी देता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जनरेटर। लेकिन विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा मिलती है, तो डायरेक्ट करंट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर आगे है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति से गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिवर्तन के बाद परिवर्तित होता है। तो देखिए यह क्वेश्चन जब आप लोग टॉपिक को एक्सप्लेन पूर्वक पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि जब आधा एरिया घूमता है उसके बाद इसका दिशा फिर परिवर्तित है, फिर आधा एरिया घूमेगा, फिर आधा घूमेगा, फिर आधा घूमता है, यानी कि आधा परिभ्रमण के बाद इसका दिशा चेंज हो जाता है। तो इसको याद कर लीजिए बस। तो इस क्वेश्चन को आप बस याद कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। देखिए जहाँ भी आप पढ़िएगा कि परिभ्रमण पूछ रहा है और कुंडली के बारे में पूछ रहा है तो आप याद कर लीजिए। ये एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको रटने में भलाई रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन को रट लीजिएगा तभी बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी युक्ति में विभक्त विलय दिक् परिवर्तक का काम करता है। तो विद्युत मोटर का जब आप लोग चित्र बनाना सीखिएगा, जब क्या अब आप लोग को सीखना पड़ेगा ही, क्योंकि विद्युत मोटर या फिर जनरेटर किसी ना किसी का चित्र आप लोग को बनाना पड़ेगा एग्जाम में। तो जब आप लोग विद्युत मोटर का चित्र बनाइएगा तो उसमें एक ठे सबसे लास्ट में एक दिक् परिवर्तक का काम करता है जिसका नाम है विभक्त वलय। तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक का काम विभक्त विलय करता है। नेक्स्ट है हमारा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइकल फैराडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में प्रयुक्त करता है। तो डायनोमो जनित्र को ही कहते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला जनित्र होता है उसको कहते हैं। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में प्रयुक्त करता है। तो जनित्र किसी भी यांत्रिक ऊर्जा को कोई भी जनित्र विद्युत ऊर्जा में ही कंप्लीट करता है। जैसे कि आपको मालूम है कि जनरेटर हम लोग शादी ब्याह में लगता है तो उसका काम यही होता है कि वह घूम करके हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करे, यानी कि विद्युत ऊर्जा प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। तो जनित्र कहते हैं, यानी कि जनरेटर करते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किसने किया। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है, जिसको माइकल फैराडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनोमो से किस प्रकार की धारा निकलती है। तो डायनोमो से परावर्तित धारा हम लोग को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो 50 हर्ट्ज होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को मीटर में व्यक्त किया जाता है। बहुत सारे लोग हर्ट्ज मारते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, मीटर ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है, क्योंकि ठंडा तार में लगाइएगा तो स्विच का कोई काम ही नहीं है। स्विच का काम है कि जब गर्म तार में जोड़ेंगे तो दाबेंगे तो फ्लो होगा, नहीं दाबेंगे तो फ्लो नहीं होगा। तो जब गर्म तार में हम लोग जोड़ेंगे तभी ये काम करेगा, ठंडा तार में जोड़ने पर कोई भी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अधिपारण मतलब कि हम ओवरलोड जब आपका होता है तो वैसी स्थिति में विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। तो उदासीन तार यानी ठंडा तार भी जिसको कहते हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज में, वह काला होता है, और जो हमारा गर्म तार होता है वह लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि घरेलू तार में विद्युत से दुर्घटना का क्या कारण है। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तब विद्युत में दुर्घटना हो जाता है, यानी कि तार जल जाता है, कोई उपकरण नष्ट हो जाता है घर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघुपतन के समय विद्युत परिपथ का धारा का मान क्या होता है। तो लघुपतन हो या अतिभारण हो, यानी शॉर्ट सर्किट हो या फिर इस ओवरलोड हो, आपका विद्युत धारा का मान हमेशा बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध का काम बहुत ही कम हो जाता है। प्रतिरोध का मान हमारे घर में विद्युत धारा की किस प्रकार की उत्पन्न घरों में जो विद्युत धारा आपूर्ति की जाती है वह कौन सी होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट होते हैं, आप लोग को मालूम होगा, लेकिन 220 वोल्ट की होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेड ने किया था। ऑस्टेड का नियम भी आप लोग को एक थे पढ़ना एग्जाम में, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में दिया हुआ है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो वेबर होता है। यह आपका क्वेश्चन ऐसा है कि जो फालतू का आपके बोर्ड द्वारा पूछा जाता है, क्योंकि इससे जुड़ा कोई भी टॉपिक आपको बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघुपतन के समय प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है और विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब हमारा चैप्टर 6 आ गया, ऊर्जा का स्रोत। सबसे सिंपल चैप्टर है क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट के बारे में आप लोग को मेनता पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ऊर्जा देता है? तो कोयला कभी नहीं देगा, लकड़ी कभी नहीं देगा, प्राकृतिक गैस हमारे को स्वच्छ ऊर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो सरल और सुलभ हो, सही बात है, जो आसानी से प्राप्त हो जाए हम लोग को, वह भी उत्तम स्रोत है। उसके बाद जो प्रति एकांक आयतन एवं प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, मतलब जो थोड़ा सा हो और जल्दी काम करे, यह भी सही है। जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी गुण जिसमें भी पाया जाता है वह उत्तम ऊर्जा का स्रोत है और प्राकृतिक गैस सबसे अच्छा उत्तम ईंधन माना जाता है। फिर है डीजल का उपयोग कैसे किस में किया जाता है? तो भारी वाहनों में किया जाता है, मेनली तो भारी वाहनों में ही किया जाता है। रेल इंजन और विद्युत उत्पादन में तो नहीं होना चाहिए। भारी वाहन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए, चाहे आप ये जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, क्योंकि हमको कन्फ्यूजन लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है। मेरे को जहाँ तक ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि सोलर प्लेट तब नहीं काम करेगा जब धूप ना खिला हो। तो बादल वाले दिन, जब धूप खिला होगा, जब गर्मी का दिन होगा, वैसी स्थिति में सोलर प्लेट अच्छा से काम करेगा, लेकिन बादल वाले दिन में अच्छा से काम नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र होता है, उसमें स्थिति ऊर्जा जो होता है जो कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो सूर्य है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित को पवन की चाल कम से कम क्या होनी चाहिए? तो जब तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा नहीं बहेगा तब तक आपका पवन चक्की काम नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8वां, जिस जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए पेट्रोलियम भी जीव से बनता है। जब जीव समुद्र में दब जाते हैं तब पेट्रोलियम का निर्माण होता है। बायोगैस भी जब गोबर को हम लोग संगठित कर देते हैं, बहुत दिन तक एक जगह रखते हैं, तब बायोगैस बनता है। और कोयला भी जब लकड़ी और पेड़ पौधे जब जमीन में धंस जाते हैं करोड़ों वर्षों तक, तब जाकर के मिलता है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है यह जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो देखिए लकड़ी बायोगैस है, गोबर गैस भी बायोगैस है और कोयला भी बायोगैस है, परंतु नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस का उदाहरण नहीं है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है और कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आप लोग का जीवाश्म ईंधन नहीं है तो बायोगैस तो है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है और कोयला भी। जीवाश्म ईंधन नहीं है तो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम तो आप लोग का 100% होगा, कोयला भी होगा और प्राकृतिक गैस भी होगा, बायोगैस भी होना चाहिए। इसका हम लोग ऑप्शन में कन्फ्यूज़न लग रहा है, आप इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं हम लोग, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन लेके आए भैया, एक आध दो आप लोग भी बनाइए, सब थोड़ा ना हम बनाएंगे। सौर सेल और सौर ऊर्जा को निरूपांतरित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मतलब जो सौर सेल होता है, जो सोलर प्लेट होता है, वह सौर ऊर्जा को यानी सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है खिलौने में किस प्रकार का सेल उपयोग किया जाता है? तो खिलौना में आप लोग देखेंगे नॉर्मल जो सेल होता है 10 रुपये का आता है, जिसको सूखा सेल कहते हैं, उसका ही उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय जो ऊर्जा है ये सौर ऊर्जा से नहीं उत्पन्न होता है। पवन ऊर्जा भी सौर का आश्रित है, जैव भी है और भूतापीय भी, लेकिन नाभिकीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सोलर बनाने में उपयोग होता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन धातु का, जिसका संकेत SI होता है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं सौर ऊर्जा बनाने में, सौर सेल बनाने में। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी कि प्राचीन समय से उपयोग करते आ रहे हैं? तो बायोगैस जो होता है, जो गोबर को संगठित किया जाता है एक जगह और उससे खाना पकाया जाता है घर में, इस चीज़ का उपयोग बहुत समय से होते जा रहा है, यानी पहले से ही होता है।
इसीलिए इसको हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा बायोमास। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा का उपयोग अभी हाल फिलहाल में किया जाने लगा है, पहले इसका उपयोग नहीं होता था। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो अवतल दर्पण सौर ऊर्जा के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौरेरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो देखिए 6 या 7 गो आप लोग के बुक में दिया होगा तापीय विद्युत संयंत्र, आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ज्योग्राफी में भी इस टॉपिक से आप लोग का क्वेश्चन बनता है और फिजिक्स में भी बनता है, तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो नौरेरा आप लोग को उत्तर प्रदेश में विद्यमान है, मतलब उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है ऊर्जा का मुख्य स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं? तो एलपीजी का करते हैं, बायोगैस का भी करते हैं और कोयले का भी किया जाता था पहले, लेकिन सीएनजी का उपयोग केवल गाड़ी में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस को बढ़ाने पर वैश्विक ऊष्मन होता है? तो आप लोग को मालूम होगा कि CO2 के बढ़ने से ही जो वैश्विक ऊष्मन का सबसे बड़ा कारण है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ईंधन है, तो सीएनजी भी ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है और लकड़ी भी ईंधन है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ईंधन किसको कहते हैं? तो जो जल करके उष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करे। तो सीएनजी को भी जलाइएगा तो उष्मा और प्रकाश निकलेगा, एलपीजी से भी निकलेगा और लकड़ी से भी निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? तो वैसे तो इसमें 3 चीज रहता है, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, लेकिन मेन पूछ रहा है यहाँ पे मुख्य प्रमुख अवयव पूछ रहा है, तो वैसी स्थिति पे आप लोग को प्रोपेन बताना होगा। यदि इससे पूछता कि कौन कौन से अवयव होते हैं तो इसका एक शॉर्टकट है बाप फॉर्मूला है, मतलब ट्रिक है, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। बी का मतलब ब्यूटेन, ए का मतलब एथेन और पी का मतलब प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, यह पेट्रोलियम क्या है? अनवीकरणीय है, कोयला भी अनवीकरणीय और प्राकृतिक गैस भी अनवीकरणीय है, क्योंकि इन सभी को एक बार हम लोग जला लेंगे तो इसके बाद इसका उपयोग हम लोग पुनः नहीं कर सकते, लेकिन बायोगैस का एक बार आप लोग उपयोग कर लीजिएगा तो फिर उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, यानी कि नवीकरणीय है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो जैव मात्रा यानी बायोगैस, अभी जस्ट आपको हमने बताया, ऑप्शन नंबर सी ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? नवीकरणीय पवन ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है और महासागरीय तरंग भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है पवन नवीकरणीय, जल नवीकरणीय और सूर्य भी नवीकरणीय, लेकिन कोयला अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो अनवीकरणीय कोयला से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत का नाम बात करें, तो जैव मात्रा पेट्रोलियम, तो ये तो नवीकरणीय है, यह नहीं होगा। गोबर गैस और जैव मात्रा, यह भी नवीकरणीय, यह भी नहीं होगा। कोयला और पेट्रोलियम दोनों अनवीकरणीय, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ जो होता है यह तृतीय पोषी स्तर का, यह क्वेश्चन, यह नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन पूछ लिया गया है बीच में। तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है, आप लोग जब चैप्टर लास्ट वाला चैप्टर पढ़िएगा तब जानिएगा इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशीय, यानी कि एक आदमी दूसरे को खा रहा है, फिर दूसरा आदमी दूसरे को खा रहा है, फिर दूसरा आदमी दूसरे को खा रहा है, ऐसे करके पूरा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हुआ है। और ये सब जो क्वेश्चन है ये आप लोग का नेक्स्ट 7वां चैप्टर का आ गया है, यहाँ पे बीच में डाला नहीं गया है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपघटक का उदाहरण क्या होता है? तो कवक जो होता है या किसी भी चीज को अपघटन करने का काम करता है, यानी पृथ्वी से पूरी तरह से खत्म करने का काम करता है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं वे सब, जिसमें कवक सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल भी है, जल मंडल भी है, स्थल मंडल भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो वन पारिस्थितिक तंत्र में जितना हाईएस्ट आप लोग को देगा उतना मार देना, यहाँ हाईएस्ट 4 है तो आप लोग 4 मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव अभी जस्ट बताया एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत का आणविक सूत्र O3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का मतलब कि जो जैव तुरंत खत्म नहीं होता है, जो कागज है ये तुरंत गल के खत्म हो जाएगा। विहित मल यानी कि जो मल मूत्र होता है यह भी तुरंत खत्म हो जाएगा गल सड़ के, और लकड़ी भी गल सड़ के खत्म हो जाएगा। लेकिन जो डीडीटी होता है जिसका उपयोग फसल में कीटनाशक के रूप में किया जाता है, यह जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, मतलब कि यह प्रकृति में बहुत समय तक रहने के बाद भी जल्दी अपघटित
नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है, तो वही डीडीटी है, बहुत खराब चीज़ है, इसके बारे में आपको चैप्टर में अच्छा से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03%, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब समाप्त हो गया फिजिक्स। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 234 स्लाइड में हमारा फिजिक्स जो है समाप्त हो गया, और इससे बाहर तो आप लोग का फिजिक्स में नो चांस है, एकदम चांस ही नहीं कि इससे बाहर ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और आप लोग को इसमें से कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कितना आप लोग बना पाए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में, माफ़ करिएगा फिजिक्स का अभी तक। तो फिर अब बायो की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बायो का चैप्टर 1। तो आपको बायो का चैप्टर 1 का हमारा जो जैव प्रक्रम पोषण है, इसके पहले चैप्टर की बात करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन का, दांतों के सबसे ऊपरी परत पे क्या पाया जाता है, तो आपको मालूम है कि दांत के 3 परत होते हैं, एक थे डेंटामाइन, एक थे क्राउन, एक थे इनामेल। तो सबसे ऊपरी वाला जो परत होता है उसको हम लोग कहते हैं इनामेल। उसके बाद अगला है कि मानव आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होता है। उसके बाद हमारा न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ होता है केंद्रक, जो कि हमारे कोशिका के अंदर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो जमा होता है स्टार्च के रूप में, बनता है ग्लूकोज के रूप में, और उसका स्थानांतरण जो होता है सुक्रोज के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, मतलब कोशिकाओं का अध्ययन पूछ रहा है तो कोशिका विज्ञान कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, तो पीतरस यकृत से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, निम्नलिखित में से ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है, तो प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन एंजाइम काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुख्य गुहा में आहार नल का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो मुख्य गुहा में यानी हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से स्वपोषी कौन है, तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 में, 16 में, 19 में, 21 में पूछा गया है। तो पर्णहलित यानी क्लोरोफिल चाहिए होता है, सूर्य प्रकाश भी चाहिए, और CO2 भी चाहिए, तब जाकर के स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से सभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के कारण हरा रंग होता है। हाइड्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, जैसे कि कोशिका में आप लोग का माफ़ करिएगा हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, तो चीनी का और ग्लूकोज का आप लोग से पूछा जाएगा। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, और चीनी का होता है C11O22 और C6H11O22, इसी प्रकार से कुछ होता है, अभी हमको कंफर्म नहीं याद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो अंतर्ग्रहण द्वारा, मतलब जो अमीबा होता है वो अपना भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, और फिर उसके बाद अगले प्रोसेस में अपने भोजन को अपने अंदर ग्रहित कर लेता है, मतलब कि पहले फैलेगा, इसके चारों ओर आ जाएगा, और उसके बाद अपने अंदर में ग्रहण कर लेगा, यानी अंतर्ग्रहण कर लेगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हरे पेड़ पौधों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो अमीबा अपने भोजन कुटपाथ के माध्यम से पकड़ता है, जो अमीबा के साइड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइपेज एंजाइम जो होता है वो वसा पे क्रिया करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है यह प्रोटीन पे काम करता है। आयोडीन के कम से क्या होता है, घींगा होता है, आपको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की विधि, मृतजीवी पोषण होता है कवक में, यानी कि मृत जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करके कवक जिंदा रहते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, यानी कि इसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जीव है, यानी कि नर एवं मादा दोनों पाया जाता है, तो केचुआ में नर एवं मादा दोनों पाया जाता है। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती को आयोडीन में डालने पर प्रति अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? क्योंकि मंड घोलने के लिए, क्लोरोफिल घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड पर सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो सबसे पहले 10x का लगाया जाता है लेंस, उसके बाद चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं, आप सभी को मालूम होगा।
उत्पाद किस में पाया जाता है? तो अभी जस्ट बताया हमने अमीबा में। क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वाइटर एवं घंघा पनपता है तो आयोडीन की कमी से पनपता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन जो है यह उपचयन अभिक्रिया है। इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होता है, आपको नहीं होना है। उपचयन, भोजन का पाचन, उपचयन की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किस चीज़ के माध्यम से? तो ऑक्सीजन जल के माध्यम से बाहर निकलता है, क्योंकि जल में H2O यानी कि ऑक्सीजन पाया जा रहा है और यही ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के बाद बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में CO2 अपने में ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे और O2 रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जीवन में की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए विशेषता तो ये सारे है, लेकिन एक महत्वपूर्ण विशेषता पूछा जाएगा तो वृद्धि एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि आप जब तक कोई भी आदमी अगर खा पी रहा है लेकिन वह छोटा बच्चा का छोटा बच्चा ही है, मतलब छोटा का छोटा ही, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं दिख रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है। कोई भी पेड़ पौधा, आप पौधा लगाए कोई और उस पौधे में बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन वह बड़ा ही नहीं हो रहा है, उसमें वृद्धि हो ही नहीं रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके मेहनत करने का। इसलिए जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि है, यानी आदमी बढ़ते रहता है। स्वपोषी पोषण होता है तो स्वपोषी पोषण पेड़ पौधे में तो होता ही है, लेकिन कुछ प्रोटिस्टा और कुछ प्रोकैरियोटिक में भी होता है। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा। फिर है अपना का ग्रहणी भाग है, मतलब ग्रहणी किस चीज़ का भाग है? तो छोटी आंत का में पाया जाता है ग्रहणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है कब? दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य चाहिए और सूर्य दिन में ही निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दिन में। मृतजीवी पोषण का उदाहरण है तो आप देखे होंगे कि जहाँ पे सड़ा गला चीज़ होता है तो वहाँ पे मशरूम टाइप का निकल जाता है, जो कि मशरूम नहीं होता है, लेकिन उसको गोबर छत्ता हम लोग कहते हैं। तो गोबर छत्ता जो होता है यह मृत जीवों से ही अपने आप को उत्पन्न करता है, यानी कि मृत जीवी पोषण का उदाहरण गोबर छत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि वहीं पे क्लोरोफिल भी पाया जाता है। परिशेषिका किसका भाग है? तो परिशेषिका आहार नाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? तो अभी हमने आपको बताया कि यकृत से पीत रस निकलता है। गोबर छत्ता अभी जस्ट बताया कि मृतजीवी का उदाहरण है। कवक में पोषण की विधि, मृतजीवी सेम टू सेम वही चीज़ है, मृत जीवों से प्राप्त करता है अपना। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दूध से दही बनने की अभिक्रिया को किण्वन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लोरोफिल वर्ण का अलग हरा होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। दांत का कठोरतम भाग क्या होता है? तो दांत का सबसे बाहरी भाग भी इनामेल होता है और इसका सबसे कठोरतम भाग भी इनामेल ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके से रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो रंध्र का जो भारी भाग होता है, जो छिद्र होता है, वह गाढ़ कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। आप इसको याद इस प्रकार से रखते हैं कि रंध्र का सेफ्टी कौन करता है? रंध्र किसके द्वारा घिरे रहते हैं? तो अपने गार्ड्स द्वारा घिरे रहते हैं। गार्ड्स यानी कि गार्ड कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है? तो आप लोग में से बहुत सारे लोग हरा पे टिक मारेंगे, जो गलत है। लाल रंग सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। अगला कि स्टार्च की उपस्थिति में जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो एक जांच के बारे में आपको अपने बुक में पढ़ना है, जिसमें स्टार्च में आयोडीन को स्टार्च की उपस्थिति जाने के लिए आयोडीन के विलयन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के गुण पर भी और मात्रा पर भी, मतलब प्रकाश कितना आ रहा है और प्रकाश जो आ रहा है उसमें कौन कौन सा गुण है, ये दोनों चीज़ मायने रखता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो रंध्र पत्तियों में पाया जाता है, जो कि पत्तियों से जितना भी खराब चीज़ है पेड़ पौधे का, मतलब अपशिष्ट जो है, उसको उत्सर्जन करने का काम करता है। कृमि रूपी परिशेषिका किसका भाग है? तो आहार नाल का परिशेषिका भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के घराना में, बहुत सारे लोग स्ट्रोमा में मार देते हैं, जो कि गलत है, घराना में होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब आपका चैप्टर 2 आता है श्वसन यानी रेस्पिरेशन।
श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो आपको मालूम होगा कि श्वसन जब कंप्लीट होता है तो CO2 तो हम लोग रिलीज करते ही हैं, साथ में H2O भी बनता है और ऊर्जा मिलता है, क्योंकि श्वसन का मेन काम इसीलिए है कि हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो। नेक्स्ट है पौधों में श्वसन होता है, तो जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, तना में भी होता है। बहुत सारे लोग केवल पत्तियों में मारेंगे, लेकिन आपसे जब उत्सर्जन पूछेगा तब पत्ती बताना है। ऐसे इनमें से सभी में श्वसन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया बीमारी आप सुने होंगे जो सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है, ये श्वसन तंत्र में से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें पूछेगा क्वेश्चन कि कितनी ऊर्जा लगती है, तो 38 ATP ऊर्जा जो है वायवीय श्वसन में लगता है और अवायवीय श्वसन में 2 ATP ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, जिसको हिंदी में गलफड़ा कहते हैं। तिलचट्टे में कितने श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो 10 श्वास रंध्र तिलचट्टे में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है। आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे ATP के बारे में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह प्रक्रिया कहाँ होती है, तो पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में श्वसन के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 13.5 किलो जूल पर मोल होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय में 38 ATP ऊर्जा। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, मतलब किस पौधे में रंध्र होते ही नहीं है, तो हाइड्रीला के जो पौधे होते हैं उसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किण्वन की प्रक्रिया पाई जाती है, तो ईस्ट में किण्वन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट हमारा है कि ट्रैकिया किस जीव से संबंधित है, तो ट्रैकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होती है, तो श्वसन क्रिया से आपको मालूम होगा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो हमने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग छोड़ते ही हैं, साथ ही साथ ऊर्जा भी हम लोग को मिलता है और H2O भी छोड़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है कि ATP का विस्तारित रूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, तो रंध्र का मुख्य कार्य गैसों का जो शरीर में पौधों में जो गैस होता है, जो खराब गैस बनते हैं उसको बाहर निकालने का, यानी उत्सर्जन का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन का काम करता है। चैप्टर 2 आप पढ़े होंगे, तो बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए इसमें 19 नहीं क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। परिवहन चैप्टर है, परिवहन चैप्टर में आप लोग को हार्ट के बारे में पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है कि चलनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो चलनी नलिका फ्लोएम में पाई जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBC का जीवन अवधि 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है, तो संवहन उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर संवहन उत्तक का काम करते हैं। संवहन उत्तक का मतलब कि पौधों में जो खाना है और पानी जो है इसको आगे एक जगह से दूसरा जगह ले जाने का काम कौन करता है, तो जाइलम जल का वहन का काम करता है और फ्लोएम जो होता है ये फूल पौधे यानी कि भोजन का ले जाने का काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय किससे घिरा होता है, तो मानव हृदय के आसपास जब आप डायग्राम बनाइएगा तो एक झिल्ली बनाया रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि यानी कि WBC की जीवन अवधि क्या उतनी होती है, तो 12 से 20 दिन मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो मक्खी को जब आप मारिएगा तो देखिएगा कि उससे उजला उजला निकलता है, ना कि रेड खून, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो ऑक्सीजन RBC यानी रेड ब्लड सेल्स वहन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर चाप यानी कि ब्लड प्रेशर BP कौन नियंत्रित करता है, तो एड्रिनल नाम की जो ग्रंथि है यही BP का नियंत्रण करती है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुला परिसंचरण किस में पाया जाता है, यानी कि
इसका आंसर हो जाएगा कॉकरोच। खुला परिसंचरण तंत्र मतलब कि हम लोग में जो खून है वह नस के अंदर बहता है, लेकिन कॉकरोच में खून नस के अंदर नहीं बहता है, शरीर में पूरा फैलता है। जब कॉकरोच को मारिएगा, वरना कहीं मरा हुआ चीप कर देखा होंगे, तो उसमें उजला उजला टाइप का बाहर से ही खून निकलता है। हम लोग का है कि जब नस कटेगा तभी ब्लड निकलेगा, लेकिन ऐसा कॉकरोच में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर की मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, बाएं अलिंद, दाएं अलिंद, बाएं नीले, दाएं नीले, 4 कोष्ठ होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 साल एग्जाम में पूछा गया है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया कौन नियंत्रित करती है। तो द्वार कोशिकाएं जो होती हैं ये वही खुल और बंद होने की प्रक्रिया जो इस प्रकार से बना रहता है वही नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके से होता है। तो रंध्र से होता है भैया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है। तेज धड़कन यानी कि सबसे तेज चलेगा, और इन सभी में से चूहा सबसे तेज दौड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो हमने आपको बताया कि जमा भोजन, पौधों में भोजन जमा होता है स्टार्च के रूप में, लेकिन बनता जो है ग्लूकोज बनता है, और उसका परिवहन जब होता है तो वह सुक्रोज के रूप में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। फिर है हमारा 17 की निम्न से कौन से किसकी उपस्थिति के कारण आरबीसी दिखाई देता है। तो आरबीसी जब कब दिखाई देगा, जब हीमोग्लोबिन रहेगा तभी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नहीं, हमारे शरीर का पीएच प्लस किसके बीच काम करता है। तो 7 से लेकर 7.8 तक, यानी कि उदासीन से लेकर के क्षारीय थोड़ा सा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रुधिर में कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने का काम करता है। तो प्लेटलेट्स जो होता है यही रक्तस्राव को रोकने का काम करता है। मतलब आपका हाथ में कहीं कट रख जाता है, बॉडी में किसी भी पार्ट में कहीं कट रख जाता है, तो आप देखेंगे कि छोटा सा कट होता है, तो आप थोड़ी देर तक दाबे रहिएगा तो अपने आप खून बहना बंद हो जाता है। तो वह कौन रोकता है खून को। तो प्लेटलेट्स रोकता है। यही बहुत सारे लोग में प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो उनका कहीं भी आप बॉडी में कट कर दीजिएगा, तो कितना भी कस के आप उसको बांध दीजिएगा, कुछ भी चीज़ से रोके रहिए खून, लेकिन खून बहना नहीं रुकेगा यदि उसमें प्लेटलेट्स नहीं पाया जाएगा तब। तो प्लेटलेट्स बहुत अच्छा चीज़ है, यही हमारे शरीर में रक्तस्राव को रोकने का काम करता है। अगला है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम जल के वहन के लिए और फ्लोएम भोजन के वहन के लिए, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। रंध्र से होता है। नेक्स्ट है कि हृदय से रुधिर में संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो ले जाने का काम करता है नीले और लाने का काम करता है अलिंद। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पंप करने का काम करता है तो ऑप्शन नीला करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तेईस से निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर, ये नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा आपसे कि आपका रक्तदाब यानी कि बीपी चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग। तो स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल के रक्तस्राव के मार्ग को रोकने में थक्का बनाकर अनुरोध करता है। तो हमने आपको बताया कि प्लेटलेट काम करता है जब हम लोग का कहीं भी कट लग जाता है तो उस टाइम खून रोकने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है तो भोजन के वहन के लिए, और जाइलम जल के वहन के लिए। रक्त में थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त विषाणु, जिसको प्लेटलेट भी कहते हैं। इस चीज़ को आप लोगों को ये नाम याद रखना है, रक्त विषाणु प्लेटलिस्ट का दूसरा नाम है। एक कोशिका शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। तो कोशिका में कुछ भी काम विसरण द्वारा ही होगा, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या होता है। तो प्रकुंचन और अनुशीतलन, प्रकुंचन पूछेगा तो 120 mmHg और अनुशीतलन पूछेगा तो 80 mmHg। ये दो वर्ड आप लोग याद रखिएगा। प्रकुंचन पूछेगा तो 120 और अनुशीतलन पूछेगा तो 80। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पत्ता द्वारा होता है, पत्ता में जो रंध्र होता है उसके माध्यम से। गाढ़ कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो जो अंदर की यानी भीतर की भित्ति होती है गाढ़ कोशिकाओं की, जो स्टोमाटा में पाया जाता है, उसकी भीतरी भित्ति मोटी होती है। नेक्स्ट है हमारा कि मानव हृदय में कितने कोष पाए जाते हैं। 4 कोष पाए जाते हैं, बता दिया हमने। और रक्त का लाल निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उदाहरण। तो हीमोग्लोबिन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो अर्ध पारगम में झिल्ली है, मतलब पूरी तरह से आर पार नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत आर पार दिखेगा। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर, अभी जस्ट हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका का रंग होता है। तो लसिका का रंग हल्का पीला होता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है आपको लसिका के बारे में। यह खून की तरह ही होता है, लेकिन कभी कभी लसिका और खून में अंतर पूछा जाता है, ये लसिका और रक्त में, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन में के परिवहन के लिए जिम्मेवार कौन है, तो आरबीसी ऑक्सीजन का वहन करता है। अब इस प्रकार से चैप्टर 3 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 है उत्सर्जन। अच्छा खासा ज़्यादा बड़ा नहीं है ये चैप्टर, किडनी के बारे में मेनली पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो विसरण द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग, तो वृक्क है यानी कि किडनी है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो सजीव जितने भी जीवधारी हैं उनमें अमोनिया भी उत्सर्जन होता है। अमोनिया किसके द्वारा उत्सर्जन होता है, तो अमोनिया मछलियों द्वारा मेनली उत्सर्जन होता है। उसके बाद है आप लोग का यूरिक अम्ल भी होता है और यूरिया हम लोग द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा तीनों। नेक्स्ट है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो रेजिन भी होता है, गोंद भी। गोंद आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे पेड़ को, जैसे कि कटहल का पेड़ आप लोग थोड़ा सा कट मारिएगा तो उसमें उजला उजला पदार्थ निकलता है जिसको गोंद कहते हैं। फिर पौधों के छाल में टेनिन नाम का एक उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है और रेजिन भी एक उत्सर्जी पदार्थ है, यानी ये तीनों पौधों का ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधों में वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन में संबंधित है। नेक्स्ट है कि पौधों में कौन सा वृक्क की रचना, माफ़ करिएगा, निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो देखिए जब आप नियंत्रण एवं समन्वय इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें मस्तिष्क का पूछेगा, तो मस्तिष्क का न्यूरॉन होता है और वृक्क का नेफ्रॉन होता है। इस चीज़ में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है, वृक्क यानी किडनी का नेफ्रॉन और मस्तिष्क का न्यूरॉन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है, वृक्क है यानी किडनी है। मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली का मतलब वही जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, तो किडनी जो होता है यही हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। तो किडनी किसका मूलभूत इकाई है, तो किडनी का मूलभूत इकाई है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधों में वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। उसके बाद है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्टों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, तो नाइट्रोजनी जितने भी पदार्थ होते हैं शरीर में जो हमारे लिए खतरनाक है, उनका उत्सर्जन कृत्रिम वृक्क द्वारा किया जाता है, यानी कि जो नकली किडनी होता है, आर्टिफिशियल किडनी होता है, उसके द्वारा किया जाता है। और इस विधि को हम लोग डायलिसिस कहते हैं, इस वीडियो हीमोडायलिसिस इस वीडियो को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है कि मानव गुर्दे का आकार यानी कि वृक्क का आकार क्या होता है, तो सेम के बीज के आकार का आप देखे होंगे कुछ इस प्रकार का कुछ रहता है हमारा किडनी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, तो हेट्रोक्राइन ग्रंथि हमारा जो वृषण है, शुक्राणु निकालने का जो काम करता है, इसको हेट्रोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट है मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत, तो 96% तो जल पाया जाता है, 2% यूरिया पाया जाता है। उसके बाद मूत्र का पीला रंग किसके द्वारा होता है, तो यूरोक्रोम द्वारा होता है मूत्र का पीला रंग। नेक्स्ट है कि पौधों का उत्सर्जी पदार्थ, तो रेजिन, टेनिन और गोंद तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इनमें से सभी। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तो हमने आपको बताया कि हीमोडायलिसिस इस प्रक्रिया को कहते हैं। उसके बाद है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित रहता है, यानी हमारा जो मूत्र है वह रेडी हो जाता है निकलने के लिए, तो वह थोड़ी देर के लिए कहाँ पे जमा रहता है, तो मूत्राशय में जमा रहता है जब तक आप निकाल नहीं दीजिएगा बाहर तब तक। इस प्रकार से चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। बोले ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, चैप्टर 5 थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप लोग को मस्तिष्क के भी पढ़ना है और कुछ ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 1 हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखता है, तो शरीर में देखिए मस्तिष्क का सबसे मेन भाग जो होता है सेरिब्रम होता है, लेकिन संतुलन बनाने का काम कहेगा तो सेरिबेलम शरीर में संतुलन बनाए रखता है। और जो आदमी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं उनका यही सेरिबेलम ढंग से काम नहीं करता है, इसलिए इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। उसके बाद है मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। और यह अगर नर में पूछेगा तो नर में अलग होता है और मादा में अलग होता है। नर में 1 किलो 400 ग्राम होता है, यानी कि 1.4 kg होता है, लेकिन यही लेडीज़ में पूछा जाएगा तो इसमें लेडीज़ में 500 ग्राम कम होता है, यानी 1 किलो 350 ग्राम होता है, 50 ग्राम कम रहता है दिमाग। तो यह चीज़ आप लोग को नहीं मालूम होगा तो हम आपको बता दिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन की तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क आप समझ सकते हैं,
तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क अलग है, लेकिन वही चीज़ होता है। आप न्यूरॉन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन अंग संवेदनग्राही अंग है? यानी कि संवेदनग्राही अंग नहीं है, मतलब कि संवेदना को ग्रहण नहीं करता है। तो आप लोग सोचिएगा कि इसमें तो सब लग रहा है, लेकिन यह गलत बात है। कान हमारा सुनता है यानी संवेदन ग्रहण कर रहा है। आँख भी हमारा देखता है, लेकिन इसीलिए संवेदना को ग्रहण कर रहा है। और नाक भी सूंघता है यानी संवेदना को ग्रहण कर रहा है। लेकिन दिमाग जो है यह किसी भी प्रकार की संवेदना को ग्रहण नहीं करता है। यह जो भी हमारे आँख, कान, नाक, त्वचा, जीव, इन पांचों के द्वारा जो भी कमांड दिया जाता है, उन सभी कमांड पर दिमाग काम करता है। तो यह चीज़ आप लोग को याद रखना है कि संवेदनग्राही अंग कौन कौन सा है। तो आँख है, कान है, नाक है, इसके अलावा जीभ है और त्वचा है। यह 5 ठे संवेदनग्राही अंग है। दिमाग हमारा संवेदनग्राही अंग नहीं है। नेक्स्ट है कि मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो मेंडुला से निकलता है, जिसका पूरा नाम मेडुला ऑब्लंगटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन के बीच स्पर्श बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिनेप्टिक दरार कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में सिनेप्स लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? तो यह पक्ष मस्तिष्क यानी मस्तिष्क के पीछे वाला भाग है, जहाँ से रीढ़ की हड्डी भी निकलता है यानी तंत्रिका तंत्र निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो वमन यानी चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया है। उसके बाद लार आना, यह भी अनैच्छिक क्रिया है। और दिल का धड़कना, यह भी अनैच्छिक क्रिया। मतलब इन सभी पर हमारा कोई भी इच्छा नहीं है। लेकिन ये जो पेशी कोशिका है, यह कोई फालतू ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क कौन सा भाग शरीर में स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अभी हमने आपको बताया कि सेरिबेलम, जो कि अनुमस्तिष्क में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका के बीच सही जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? तो अभी पता है, सिनेप्टिक दरार कहते हैं, जिसको सिनेप्स शॉर्ट में कहा जाता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क सोचने के लिए भी और शारीरिक संतुलन में भी और हृदय स्पंदन में भी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से सभी तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। नेक्स्ट है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? हार्मोन से बहुत क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से पूछ लेगा। तो फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन को कहते हैं। और जो नकली फल पकाने वाला हार्मोन होता है, जो कृत्रिम फल पकाने वाला हार्मोन है, आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा एसीथिलीन। ये एथिलीन है और जो कृत्रिम है वह एसीथिलीन नाम है इसका, याद रखिएगा ना, ठीक है। फिर प्रकाश की ओर प्रवाह की गति क्या कहलाता है? तो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरु अनुवर्तन का उदाहरण है? तो जब जड़ हमारा जमीन के अंदर धंसने लगता है तो वह गुरुत्वाकर्षण द्वारा अनुवर्तन होता है, यानी कि जड़ की वृद्धि गुरु अनुवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीन पादप हार्मोन है, एथिलीन भी पादप हार्मोन है फल पकाने वाला साइटोकाइनिन में, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है, यह मानव में पाया जाने हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजांड की ओर परिनालिका की वृद्धि क्या कहलाती है? तो हाइड्रोट्रिपिज्म में उसको कहते हैं जो जल की ओर गति होता है। फिर जो जमीन की ओर गति होता है यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर गति होता है, उसको जड़ की गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। और जो परिनालिका की ओर वृद्धि रहती है, मतलब जो फूल पौधा होता है उसमें बीजांड जो पाया जाता है, जब आप जनन चैप्टर ढंग से पढ़िएगा तो फूल का जो बीजांड होता है उसका परिनालिका की ओर जो गति होता है, इसको हम लोग केमोट्रिपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन नहीं है पादप हार्मोन, थायरॉक्सिन भी नहीं है और एस्ट्रोजन भी नहीं है, साइटोकाइनिन है पादप हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन 2 ठे होते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सिन नहीं दिया है तो जिब्रेलिन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जड़ क्या अधो में वृद्धि क्या होता है? यानी कि जड़ का जमीन की ओर गति होता है, वृद्धि होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, तो प्ररोह की अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि में, सही बात है। जड़ के तने की वृद्धि के लिए ये भी सही बात है, और पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो है यह
ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, यह वृद्धि हार्मोन है। ये सब मुरझाता नहीं है, ये सब और ज़्यादा ग्रो करता है, लेकिन ये जो एब्सिसिक अम्ल होता है ये मुरझाने का काम होता है। ये निगेटिव काम, जितना भी निगेटिव काम है ये सारा इसको ही सौंप दिया गया है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन। क्या है? तो जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑक्सिन क्या है? ये भी हार्मोन है। भैया ये सब कौन सवाल है यार। पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सिन, पादप हार्मोन है। बाकी सब मानव में पाया जाना हार्मोन है। नेक्स्ट है कि लैटेक्स कहाँ पाया जाता है? तो लैटेक्स तो पौधों में पाया जाता है। किस पौधे में? तो पीपल में पाया जाता है, कनेर में भी पाया जाता है और बरगद में भी शायद पाया जाता होगा। पीपल, कनेर में हम कंफर्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट किशोरावस्था में पाए जाने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था आने पर यानी कि जब हम लोग वयस्क होंगे धीरे धीरे, तो हमारे शरीर में जो चेंजेस आता है, हमारे दाढ़ी आ जाएगा, हमारे गला भारी हो जाएगा। ये सारा जो चेंजेस है ये टेस्टोस्टेरोन यानी जेंट्स के लिए और एस्ट्रोजन लेडीज़ के लिए, दोनों के लिए अलग अलग हार्मोन उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। तो रक्त में शर्करा नियंत्रित इंसुलिन करता है, यही बढ़ जाएगा तो हमारा बीपी जो है ये ऊपर नीचे हो जाता है। एंड्रोजन क्या है? तो नर हार्मोन है, नर में पाया जाता है केवल। टेस्टोस्टेरोन भी नर हार्मोन है जो कि वृषण से स्रावित होता है, क्योंकि नर में वृषण पाया जाता है नर का। उसके बाद मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, आपको मालूम होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन जो है यह पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। किसे रासायनिक दूध कहते हैं? तो हार्मोन्स को रासायनिक दूध कहते हैं। कौन अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है? तो अग्न्याशय, अंडाशय और वृषण, ये तीनों अंतःस्रावी का भी काम करता है और बाह्यस्रावी का, लेकिन पीयूष ग्रंथि का ऐसा काम नहीं है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड, नाम माफ़ करिएगा, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड से थायरॉक्सिन निकलेगा, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो पिट्यूटरी से निकलता है वृद्धि हार्मोन, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और वृषण से भी बहुत सारा हार्मोन निकलता है जो जनन में हेल्प करता है, लेकिन यकृत हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटो ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑटो ग्रंथि जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सोडियम भी लेता है, क्लोरीन भी लेता है और फास्फोरस भी रहता है, यानी ऑप्शन नहीं, माफ़ करिएगा, तो सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस कुछ नहीं लेगा। यह थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए इंसुलिन लेता है, इंसुलिन का उपयोग करता है, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बर्थ हार्मोन कहते हैं? तो ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है यह जनन में सहायक होता है, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्पस ल्यूटियस का से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कॉर्पस ल्यूटियस से प्रोस्टेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण रिपीटेड क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन भी और एंड्रोजन दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है जो कि वृषण में से निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन जब तक नहीं होगा तब तक इसका संश्लेषण नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। फिर है किसके से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है? तो घेंघा से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य में कपाल तंत्रियों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य में कपाल तंत्रियों की संख्या 12 जोड़ी है। बहुत सारे लोग 31 जोड़ी मारते हैं जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में हमारे गंध पहचानने का केंद्र है? तो जो अग्र मस्तिष्क है यानी आगे का जो भाग है यह गंध पहचानने का काम करता है। नेक्स्ट अब हमारा चैप्टर 6 है जनन यानी रिप्रोडक्शन। हमारा इसमें पहला है कि परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बने जाते हैं? तो पराग कोष में क्या बनता है? परागकण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है, लेकिन ईस्ट में नहीं होता है। नेक्स्ट है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता में केवल एक लिंग पाया जाता है। पुरुष में नर प्रजनन अंग है तो पुंकेसर। फूलों में पुरुष का नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। उसके बाद हमारा द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन हमारा अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी
और लिस्टमैनिया में भी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन द्वारा, जिसमें अमीबा का जो जनक भाग होता है, जो मदर फादर होते हैं, वह 2 भाग में विखंडित होते रहते हैं या फिर कई कई स्थिति में बहुत सारे भाग में विखंडित हो जाते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। नेक्स्ट है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो फूल का जो अंडाशय होता है वही आगे चल करके फल बन जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो फूलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो पपीता। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प का नर भाग, पुष्प का नर भाग पुंकेसर या फिर जिसको हम लोग पुमंग भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लेडीज़ भाग यानी स्त्री केसर या फिर जयांग हो जाएगा। उसके बाद है कि पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है? तो पुंकेसर में ही पराग कोष हो पाए जाते हैं और पराग कोष में पराग कण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। विखंडन द्वारा किसमें होता है? तो अमीबा में विखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है अलैंगिक जनन। यह भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 में, 15 में, 17 में, 18 में पूछा गया है। पराग कोष में होता है, तो पराग कोष में पराग कण पाया जाता है। उसके बाद पुष्पी पौधों का लैंगिक जनन होता है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है, फूल में ही उन लोग के लिंग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। बीज विकसित होते हैं, तो बीज बीजांड में विकसित होते हैं। नेक्स्ट है कि पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। हमने आपको बताया कि अंडाशय ही आगे चल के फल बन जाता है, इसलिए पूर्ण विकसित अंडाशय को ही हम लोग फल कहते हैं। नेक्स्ट है कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, तो 23 जोड़ी होता है। आप लोग को मालूम होगा टोटल 46 होता है, लेकिन यहाँ पे जोड़ा पूछ रहा है, युग्म मतलब जोड़ा, तो 23 जोड़ा होगा। नेक्स्ट है कि अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु फेलोपियन नालिका में निषेचित होता है, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु मिलता है फेलोपियन नालिका में। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का भाग नहीं है? तो मादा जनन अंग का अंडाशय मादा में पाया जाता है। गर्भाशय भी जहाँ बच्चा बनता है उसको गर्भाशय कहते हैं। अंडाशय जहाँ अंडा का निर्माण होता है। और डिम्ब वाहिनी यानी फेलोपियन नालिका जहाँ पे निषेचन होता है। लेकिन शुक्रवाहिका जो है यह नर भाग है, जो नर में शुक्राणु जिस रास्ता से जाता है उसको हम लोग शुक्रवाहिका कहते हैं। फिर एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक नर लिंग का हार्मोन है। उसके बाद है हमारा निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जीव है? केचुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु क्योंकि नर में पाया जाता है, जो कि वृषण में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक है? तो शुक्राणु नर युग्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो वृषण जो है यह नर जनन ग्रंथि है और अंडाशय जो है वह मानव जनन अंग है। उसके बाद भ्रूण विकसित होते हैं, तो भ्रूण गर्भाशय में विकसित होते हैं। भ्रूण मतलब कि जब निषेचन होने के बाद जो हमारा मेल बचता है, जो शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग भ्रूण कहते हैं, जिसको जायकोट भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो सिफिलिस भी है, गोनोरिया भी है, लेकिन मस्सा जो है यह हमारे जीवाणु जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन की यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो जब यौन पूरी तरह से रेडी होने लगता है तो उसको हम लोग यौनारंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो पीलिया तो नहीं है, चेचक भी नहीं है, लेकिन एड्स है लैंगिक जनन संचारित रोग, जो कि सेक्स से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 7 है अनुवांशिकता एवं जैविक। यह ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। पहला है कि जीन शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो जीन शब्द जो है जोहानसन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकता का पिता कहते हैं? तो ग्रेजर और मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करके हम लोग को अनुवांशिकी के बारे में बताया था, इसी को अनुवांशिकता का पिता कहते हैं। नेक्स्ट है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिक पौधे किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मटर पे ही अपना उपयोग करके ये बताए थे कि अनुवांशिकता पाया जाता है सारे जीव में। अगला है कि कौन सा भी लक्षण वंशागत नहीं है? तो आँख का रंग तो हम लोग को अपने फैमिली से मिलता है, चमड़ी का रंग भी मिलता है, शरीर का आकार भी मिलता है, लेकिन प्रकृति बाल का रंग जो है ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे मम्मी का बाल का रंग होगा या फिर मेरे पापा का बाल का रंग होगा वह मेरा भी होगा। तो यह बालों की प्रकृति यह वंशागत नहीं है।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है, कि तो दोनों स्मॉल टी जो है यह बौने को दर्शाता है और दोनों लॉन्ग कैपिटल टी जो है यह बौना को नहीं दर्शाएगा। नेक्स्ट है कार्य किसी जीव में जीनी संरचना क्या कहता है, तो जीनोटाइप जीनो संरचना कहलाता है। नेक्स्ट है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो स्त्रियों में पूर्ण जोड़ा पाया जाता है और हमारे जेंट्स में नहीं पाया जाता है। देखिए एक्स जो होता है यह स्त्रियों में पाया जाता है, यानी कि यह जोड़ा पूरा माना जाता है, जो कि यह स्त्री में पाया जाता है, लेकिन पुरुष में XY में पाया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो जनन के बाद लड़का होगा कि लड़की होगी यह पूरी तरह से पुरुष पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब लेडीज़ का XX में जब पुरुष का X मिलता है तब लड़की होती है, लेकिन जब लेडीज़ का XX में पुरुष का Y मिल जाता है तब जा कर के लड़का बनता है। तो यह पूरी तरह से पुरुष पर ही डिपेंड करता है कि बच्चा जो होने वाला है वो लड़का है कि लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में समांतर गुणसूत्र के युग में 23 जोड़े, लेकिन संख्या पूछता है तो 46 मारा जाता है। नेक्स्ट है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको बताया हमने, जो मेंडल है इन्होंने सबसे पहले बताया था। उसके बाद स्त्रियों में गुणसूत्र का युग आपको बताया हमने कि XX स्त्री में पाया जाता है और XY पुरुष में पाया जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक जो द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको मालूम है कि रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने कोशिका की खोज की थी और माइक्रोग्राफिया जो बुक है इनके ही द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के आहार नल में अवशोषी अंग अपेंडिक्स आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अवशोषी अंग है, वही क्वेश्चन है। द ऑरिजिन ऑफ स्पाइसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। समजात अंगों का उदाहरण है, तो समजात अंग कौन कौन से है, तो हमारा हाथ, कुत्ता का अग्रपात, समजात लगता ही है। हमारे दांत और हाथी के दांत यह भी है, और घास और आलू के ऊपरी भूस्तरी, नहीं यह नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बस होगा, क्योंकि हमारा दांत और हाथी का दांत तो सेम लगता नहीं है भैया, और आलू और घास का ऊपरी भूस्तरी भी सेम नहीं लगता है, लेकिन हमारा हाथ और कुत्ता का अग्रपात यानी आगे का दोनों पार हल्का फुल्का सेम तो लगता ही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कीटों के पतंग और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, तो कीटों के पतंग और चमगादड़ के पंख समजात अंग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो चीन के विद्यार्थी, यह क्वेश्चन हमको नहीं पता है कि काहे खातिर दिया भैया, चीन के विद्यार्थी को इन लोग जानवर साबित करना चाहता है का, उन लोग भी मनुष्य है हम लोग भी मनुष्य हैं, तो क्यों ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का उद्भव स्थान कहाँ है, तो अफ्रीका में ही सबसे पहले मानव जन्म लिया था, मतलब कि मानव का उद्गम हुआ था। किसी की जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप। उसके बाद है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया, तो मटर का उपयोग किया। फिर हमारा मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपात क्या है, तो समजात अंग के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक संपादता किससे है, तो चिंपैंजी से है, क्योंकि इसमें कोई और तो मकड़ी से तो है नहीं भैया एक बूंद, और औरंगुटान के बारे में जानते ही नहीं हम लोग, जीवाणु से तो एकदम नहीं है। तो चिंपैंजी के भी 4 2 हाथ 2 पैर होता है, हम लोग का भी वही हाल है, इसलिए चिंपैंजी से हमारा हल्का फुल्का मैचिंग है। निम्नलिखित में से कौन जीव विज्ञान का पिता है, अरस्तु, आपको मालूम होगा फादर ऑफ बायोलॉजी। और इस प्रकार से हमारा का पूरा बायोलॉजी भी कंप्लीट हो गया, लास्ट में फादर ऑफ बायोलॉजी था। तब देखिए 1 घंटा 45 मिनट का तो वीडियो हो चुका है, तो हम सोचते हैं कि केमिस्ट्री को इस वीडियो में छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग सोचिएगा कि इससे केमिस्ट्री नहीं करवाया तो हम करवाएंगे पक्का केमिस्ट्री एक वीडियो, जब आपका सेंटअप एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तब, क्योंकि सेंटअप एग्ज़ाम में आप फिजिक्स और हम केवल रिवीजन के लिए आपको लाए थे, तो फिजिक्स और बायो से भी आप लोग ऑब्जेक्टिव में ऐसा नियम थोड़े ना है कि फिजिक्स का अलग मारना है, केमिस्ट्री का अलग मारना है और बायो में अलग मारना है, ऐसा नियम केवल सब्जेक्टिव में है, तो आप कोई भी मार के आ सकते हैं। तो इतना में से तो आराम से आपका 40 है तो ऑब्जेक्टिव बन के आ जाएगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम में और आगे साथ हम लोग निभाएंगे, इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्यारा सा एक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगला किस चैप्टर पे आप लोग को 1 शॉट चाहिए आपको मालूम नहीं होगा तो हम आपको बता दें कि अभी मैथ के हम लोग सभी चैप्टर्स का 1 शॉट डे बाई डे ला रहे हैं, जिसमें चैप्टर 4 तक हम लोग ने ला दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर एक हम लोग प्ले लिस्ट बनाए हैं जिसमें लिखे हैं मैथ का
मैथ का वन शॉट बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 स्पेशल कोर्स वाले सेक्शन में आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। मैथ का ला दिए, जल्दी हम लोग आज कल में ही हिंदी का ऑल टॉपिक का वन शॉट लाने वाले हैं, तो इसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं साइंस में तो आपको दे दिया, जल्दी आपको सोशल साइंस का भी हम लोग शुरू करेंगे। सोशल साइंस का आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग वन शॉट लाएंगे, तो उसी का हम लोग ला देंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए हर दिन हर रोज़ मेहनत कर रहे हैं हम लोग, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही आपको हेल्पफुल ये चैनल है। बाकी कुछ भी डाउट होगा, कोई दिक्कत परेशानी होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों पास शेयर कर लीजिए ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।